नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के होकरसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक की अवधि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ाई। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की वार्ता है। केंद्र ने बातचीत के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारी किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखा था। वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के मसौदे पर विचार विमर्श होगा। सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को रवाना करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। The digital infrastructure has been strengthened in recent years. Education continued without a break as most institutions started offering lessons online. From the judiciary to telemedicine, scores of sectors switched to the virtual mode. For the government too, information technology was one of the most crucial tools to deliver a variety of services to citizens and keep the wheels of the economy turning. राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं। ये पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों की नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है।
लेकिन भारतवासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के बाहरी इलाके होकरसर में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में आज सुबह 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद कल शाम इस क्षेत्र की घेराबंदी और छानबीन शुरू की थी। जैसे ही सुरक्षा बल एक मकान के पास पहुंचे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आकाशवाणी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया, कल शाम में श्रीनगर के आउटर स्टोर में पुलिस को इत्तला मिला था कि 3 मिलिटेंट का मूवमेंट है। पुलिस, आर्मी, सीआरपी जाके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई और ये इनकाउंटर पूरा रात चला। अभी मॉर्निंग में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और तीनों आतंकवादी का पहचान होना बाकी है। उसमें 2 पिस्टल और AK-47 ढेर सारा ग्रेनेड मिला है। उस एरिया में नॉर्मली मिलिटेंट का मूवमेंट होता है और इससे पहले 2 बार वहां पर सिक्योरिटी फोर्स और फायरिंग भी मिलिटेंट किया था, इसलिए हम लोग उस एरिया के पीछे सर्विलांस रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना ने पुंछ जिले में बालाकोट के डाब्बी गांव में नियंत्रण रेखा के निकट 2 पिस्तौल, 70 गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों के समर्थकों ने ये हथियार और गोला बारूद झाड़ियों में छुपाकर रखे थे। रविवार को पुलिस ने आतंकवादियों की सहायता करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुंछ जिले के वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक रमेश अग्रवाल ने बताया कि आतंकवादियों के सहयोगी यासीन खान से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली, जिनके बाद सेना के साथ मिलकर पुलिस ने ये कार्रवाई की। क्षेत्र की छानबीन जारी है। केंद्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 महीने की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। We added 28 million consumers in the 18 months. This was the largest expansion of access ever in the world in 18 months. And today, we have connected every home. श्री आरके सिंह के साथ ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 से FM गोल्ड पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। राजकोट एम्स 2022 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 750 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक शामिल है। यहां MBBS की 125 और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 286 रोगियों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है।
पिछले 24 घंटे में 11,20,000 से अधिक जांच की गई। अब तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। इनमें वे 6 लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 3 को बेंगलुरु के निमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और एक व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वायरस का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं में 107 नमूनों की जांच की गई। सरकार ने वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन सोर्स COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इनसाकोग प्रयोगशालाएं निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यों को निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट, जांच और जांच के नमूने 10 इनसाकोग प्रयोगशालाओं में से किसी एक में भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नए रूप पर भी कारगर होगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगा। वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। वायरस के नए रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राघवन ने कहा कि नए रूप में 17 महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया वायरस का नया रूप अधिक संक्रामक है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को और नहीं बढ़ाता है। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक के नेतृत्व में संयुक्त निगरानी समूह और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य की संयुक्त अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यबल के सुझावों के आधार पर ये सिफारिश की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने यानी जिनसे व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो। ये निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकने के उपाय किए जाएं। कर्नाटक के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि शिवमोगा में 4 और बंगलुरु में 3 लोगों में कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने आज बंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि ब्रिटेन से वापस आए 27 संक्रमित लोगों में से 7 में वायरस का नया रूप मिला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर जी ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन नए प्रजाति के वायरस के नियंत्रण के लिए किया जाएगा। यूके से राज्य को आए कोविड पॉजिटिव रोगियों के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री जी ने कहा है कि बेंगलुरु में 29 कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए हैं, जिनमें किसी को भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है। शिवमोगा में 7 कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए हैं, जिनमें से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनका जीनोम सीक्वेंस किया जा रहा है। सभी कोविड पॉजिटिव रोगियों को अस्पताल में प्रत्येक रखा गया है। इस बीच आज शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार जी ने कॉलेज और पाठशाला का मुआयना किया, जहां 10वीं और 12वीं क्लास की कक्षा जनवरी 1 तारीख से आरंभ होने वाली है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोरोना वायरस के नए स्वरूप को नियंत्रण में रखने के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड से लौटे लोगों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए रूप की पहचान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण की मदद लेने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि जो लोग भी इन कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करते हुए उनका कोविड परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही इन लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और इस समय प्रदेश में 15,000 से भी कम कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। प्रदेश में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार कम हो रही है और इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी इजाफा हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कोविड अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना वायरस के नए प्रकार के परीक्षण के लिए पर्याप्त इंतजाम करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी सुरक्षित रहने के लिए सभी एहतियात बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी लखनऊ में कोरोना से ठीक होने की दर को और बेहतर किया जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अब तक 10 ऐसे लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के होकरसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई और सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक की अवधि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ाई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 474 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,939 हो गई है। राज्य में कल 45,000 कोविड जांच की गई। कल राज्य में 592 लोगों के स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,78,523 हो गई है और इस तरह राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.4% पर पहुंच गई है। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में हैदराबाद में कोविड-19 के 102 मामले सामने आए। इस बीच ब्रिटेन से आए 3 नागरिक नए कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाए गए। इनका विशेष क्वारंटीन में रखकर इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। राज्य में अब तक 2,26,000 मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है और कल ये 2.9% थी। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को कोविड के 1,122 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 29 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी और बुरहानपुर जिले में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं। ग्वालियर में कल 35 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 10 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,582 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कल कोविड की 28,807 जांच की गई, जिनमें से 853 लोग संक्रमित पाए गए। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 626 नए मामले आने के साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 3,06,784 हो गई है। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहे जयपुर और जोधपुर जिलों में भी कोरोना का प्रकोप तेजी से कम हो रहा है। जयपुर में नए मामले अब 200, वहीं जोधपुर में 100 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। दोनों जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या भी अब कम हो रही है। राज्य के 24 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 500 से कम है, वहीं 5 जिलों में सक्रिय मामले 100 तक सीमित हो गए हैं। अब तक 2,93,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण 2,683 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.58% हो गई है। अब तक 2,46,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार संक्रमित मामलों में कमी आई है और ये 4,708 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 622 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,53,000 हो गई है। इस बीच राज्य में 4 जनवरी से कॉलेज और स्कूल की बड़ी कक्षाओं को खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं।
राज्य शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 73 लाख फेस मास्क का वितरण करेगा। इस अभियान में प्रत्येक विद्यार्थी को 2 मास्क दिए जाएंगे। पंजाब में कोविड संक्रमण की दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। कल कोविड के 215 मामले सामने आए, जबकि 377 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। संक्रमण से 11 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 5,322 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है और राज्य में 3,837 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में आज कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 126 रह गई है। राज्य में 33,246 संक्रमित मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अब तक 32,712 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 नए मामले सामने आए और 14 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में कल शाम तक 5,75,000 नमूनों की जांच की गई। मिजोरम में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 103 रह गई है। आज कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.49% हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 7 नए मामले आए, जबकि 17 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 का आंकड़ा 4,199 पर पहुंच गया और 4,088 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में ईयर-एंडर 2020 श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग MSME पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। MSME को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि MSME क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने कहा था कि यदि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो MSME क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। ये उन्नति के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये हम भली भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी रोटी का साधन, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये MSME कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो MSME उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम। कढ़ाई बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर के शस्त्र तक, ऊन से लेकर के ऊर्जा तक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग हमेशा से अपना अहम योगदान देते रहे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि MSME सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात में 48% तक योगदान देता है। Presently, MSME is the most important sector for the country. I say it is the backbone of Indian economy. In Indian growth, GDP, 30% contribution of MSME is there. As far as the export is concerned, it is 48% from MSME. And up till now, 11 crore jobs which already created by MSME. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्रालय पूरे देश में MSME को बढ़ावा देने और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति, नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना एस्पायर और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग MSME उद्योग सहित सभी वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने MSME क्षेत्र की सहायता के लिए 20
20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण, 3 लाख करोड़ रुपए व्यापार के लिए संपार्श्विक मुक्त स्वतः ऋण, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड, उद्यम के माध्यम से एमएसएमई पंजीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियंस शुरू किया था, जिसमें ई गवर्नेंस के कई पहलू शामिल किए गए हैं और इसमें शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। सरकार ने एमएसएमई अधिनियम के तहत सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित किया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्योगों से किया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 3% खरीद किया जाना है। 358 वस्तुओं को सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक उद्यमों, राज्य सरकार या अन्य खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है। हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं की झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। ये कार्यक्रम आज और कल एफएम गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। 2020 का ये गुजरता वर्ष क्या रहा खास? कौन अर्श पर तो कौन फर्श पर? सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक पटल पर कौन सी घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? वैश्विक कोरोना आपदा के बीच मनुष्य की जिंदा दिली की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। सुनिए विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ 30 दिसंबर बुधवार को और 31 दिसंबर बृहस्पतिवार को रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे आकाशवाणी 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल, एआईआर न्यूज अलर्ट्स ट्विटर, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तापमान 12 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और गुवाहाटी में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और शाम के समय कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आसमान साफ रहेगा। लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में भाग लेने के इच्छुक मीडिया प्रतिनिधियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस महोत्सव को कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों की संख्या कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के कारण सामान्य से बहुत कम होगी। मीडिया कर्मी फिल्म महोत्सव की वेबसाइट my.ifegoa.org पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2021 है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के होकरसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक की अवधि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।